दोस्तों, मैं हरेंद्र चौधरी परोपकार क्लासेस भरतपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परोपकार क्लासेस के सभी स्टूडेंट्स के लिए राहुल सर के सानिध्य में यूट्यूब चैनल आरंभ किया गया है और सभी ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैथ की शिक्षण विधियाँ मैं लेकर के आ रहा हूँ और मैथ की शिक्षण विधियाँ हम बिल्कुल आपकी भाषा में पढ़ने वाले हैं, सरल और सहज भाषा में पढ़ने वाले हैं। जैसी आपकी भाषा ऐसी हमारी शिक्षण विधियाँ। याद कराने की गारंटी, जो कुछ भी है मैं पढ़ाऊँगा वीडियो में आपको याद कराऊँगा। जो आप देख रहे हैं, देखते देखते ही आपको याद होगा, सारा कुछ याद होगा। रीड के सिलेबस के अनुसार बात करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट तक जाऊँगा। गणित की शिक्षण विधियों में हम गणित के स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे, गणित की परिभाषाओं से, गणित की प्रकृति, गणित के शैक्षणिक उद्देश्य, गणित की महत्ता, सामुदायिक गणित विधियाँ, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, निदानात्मक प्रयोगशाला, जो भी विधियाँ हैं सारी विधियाँ हम पढ़ने वाले हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए। और दोस्तों, अब हम चालू करते हैं गणित के बारे में शुरुआत से। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूं, आप यदि हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, याद रखना। शुरुआत करते हैं हम गणित से। जो ये गणित शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह है कि मैथमेटा शब्द से हुई है। मैथमेटा और यह मैथमेटा शब्द एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द के अर्थ की यदि बात करें, गणना करना। मैथमेटा शब्द का अर्थ होता है गणना करना, गणनाओं पर बल देना। अब गणना करना, और एक चीज़ आपके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा 30 सेकंड के लिए। मैं जो कुछ भी लिखा रहा हूँ बोर्ड पे, उसे आप नोट करें। दूसरा, मैं बोर्ड पर लिखाऊंगा कम, समझाऊंगा ज़्यादा। जो भी परिभाषाएं बोलूँ मैं बोलूँगा, आप लिखोगे। जहाँ हो सकेगा छोटी परिभाषा मैं आपके लिए कोशिश करूँगा लिखाने की। पर ध्यान रखना, मैं जब आपके लिए पढ़ाऊँगा तो याद तो आपको यहीं हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं होगा कि मैं बोर्ड पे उनको लिखूं। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, याद आपको पूरा होगा, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ से आगे चलते हैं। गणित की उत्पत्ति मैथमेटा शब्द से, ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थ होता है गणना करना। अरस्तु ने भी कहा है कि जो गणित है गणनाओं पर बल देता है। जो गणित विषय है वो गणनाओं का विषय है। गणित में संकेत, प्रतीक, चिन्ह, संक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। गणित के द्वारा स्थिति, माप, तौल, परिमाण, दिशा का ज्ञान कराया जाता है। जो गणित है एक तरीके से प्रभावशाली विषय होता है सभी विषयों की तुलना में। अब इसके बारे में आप यदि कहोगे, जो परिभाषाएं दी गई हैं वो अलग अलग दार्शनिक भी हुए हैं, वैज्ञानिक भी है, गणितज्ञ भी है, और तो और आपके हमारे ग्रंथ भी हैं। इन सब के द्वारा गणित के बारे में कुछ ना कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अरस्तु का आपको बता चुके हैं। अरस्तु ने कहा कि गणित गणनाओं पर बल देता है। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष ने क्या कहा था? वेदांग ज्योतिष ने क्या कहा था? तो मैं आपके लिए बताऊं, मैं यहाँ से आपके लिए 2 परिभाषा, 4 परिभाषा, 6 परिभाषा नहीं कराने वाला हूँ। मैं पूरी आपके लिए 10 से 12 परिभाषाएँ कराऊँगा, अच्छी अच्छी परिभाषाएँ कराऊँगा। क्योंकि आप कहोगे कि ये इतनी परिभाषाएँ आती नहीं है, केवल 2-3 ही आती हैं। अरे दोस्तों, आजकल वही आता है जो नहीं आता।
हमें वही करना पड़ता है जो और नहीं करते वही हमें करना पड़ता है, तभी हम सफल होते हैं। तो ये बातें छोड़ दीजिए, ये तो आता ही नहीं है, वो आता है, आपकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होने वाला है। ये होगा एग्जामिनर की मर्ज़ी से, और एग्जामिनर की मर्ज़ी वही होगी जो वो चाहेगा, और वो चाहेगा जो कुछ नहीं आया आज तक वो एग्ज़ाम में आ जाए। बने रहिए, हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष ने क्या कहा था? वेदांग ज्योतिष कोई ना तो आपका गणितज्ञ है, ना वैज्ञानिक है, ना कोई अर्थशास्त्री है, ना कोई दार्शनिक है। वेदांग ज्योतिष ये एक ग्रंथ है, लगध मुनि का ग्रंथ है। वेदांग ज्योतिष लगध मुनि का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया है? इसके अनुसार कहा गया है कि जिस प्रकार से मयूर के सिर पर मुकुट होता है एवं सर्प के सिर पर मणि का स्थान शोभायमान होता है, उसी प्रकार से वेदांग नाम से परिचित सभी विज्ञानों में गणित का सर्वोच्च स्थान होता है। यानी जिस प्रकार से मयूर के सिर पर मुकुट एवं सर्प के सिर पर मणि का सर्वोच्च स्थान है या ये शोभायमान है, उसी प्रकार से जो सर्वोच्च स्थान है वो वेदांग नाम से परिचित सभी विज्ञानों में गणित का है। अब यहाँ से आप कहोगे कि ऐसा कैसे है, तो इससे आगे फिर हम परिभाषा देखते हैं, और अगली परिभाषा होगी हमारी रोजर बेंकर। अब रोजर बेंकर ने क्या कहा है? रोजर बेंकर ने कहा कि जो गणित होता है सभी विषयों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। गणित सभी विषयों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। किसके द्वारा कहा गया? रोजर बेंकर के द्वारा। याद कैसे करेंगे? याद हम अपनी भाषा में करेंगे। हम याद कराएंगे, आप याद करोगे, ज़रूर करोगे। कैसे? रोजर, शब्द रोजर है। इस शब्द से आप एक नाम डेली सुनते हैं, रोज़। रोज़ को हम क्या बोलते हैं? डेली बोलते हैं, यानी रोज़। बैंकन को मैं एक शब्द से निकाल लेता हूँ, नाम से बकरे। और सिंह का मतलब तो आप जानते ही हो क्या होता है? शेर। अब इसकी परिभाषा हम कैसे याद रखें? रोजन यानी रोज़, बैंकन यानी बकरे, सिंह यानी शेर। तो रोज़ बकरे कौन खा रहा है? सिंह खा रहा है, यानी शेर रोज़ बकरे खाता है। इस परिभाषा को हम दूसरी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे? आप यदि याद रखें, सिंह यानी शेर, द्वार यानी दरवाज़ा, बैंकन यानी बैंक। जो सिंह है, शेर है, डेली यानी रोज़ाना बैंक के दरवाजे पर जा रहा है। ये जो सभी शब्द एक जगह इकट्ठे हो गए, किसके साथ में हो जाएंगे? रोजर बैंकन के साथ में हो जाएंगे। तो अगली परिभाषा हम पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगली परिभाषा की हुए हैं। अब हॉगवेन क्या कहता है कि गणित जो है सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। अब याद कैसे करना है? बिल्कुल सीधी भाषा है, छोटी है, पता है। हालांकि कुछ बच्चों को याद हो जाती हैं, कुछ बच्चे हाँ ऐसा कर लेते हैं, एग्ज़ाम में देख लेंगे हो जाएगा, पर एग्ज़ाम में 3 का 13 हो जाता है। वो सिंपल सी बात है। हमें इस प्रकार से याद करना होता है कि हमें हमेशा फैक्ट बनाने होते हैं और उस फैक्ट को जोड़ना होता है जिससे हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे। अब याद कैसे करें? पीछे का जो शब्द है वैन, पीछे का जो शब्द है वैन, वैन का मतलब होता है गाड़ी, और गाड़ी का अर्थ लेंगे हम मोटर से, यानी मोटर गाड़ी। कोई भी वाहन है, ट्रक है, जीप है, बस है। इन सब में आपने दर्पण तो देखा होगा, लगा होता है। अरे भाई यही हमारी जीप, बस, कार, इसे मान लो आप। इसमें ये क्या लगा हुआ है? दर्पण, शीशा लगा हुआ है। हम हालांकि शीशा यूज़ कर बोलते हैं उसे जनरल भाषा में, पर क्या होता है? दर्पण होता है जो प्रतिबिंब देखता है। तो दर्पण लगा हुआ है, पीछे की ओर देख रहा है।
ठीक है। जब ये दर्पण लगा हुआ है, हमारी ये मोटर गाड़ी है, वैन है, वैन में दर्पण लगा हुआ है। दर्पण शब्द केवल आपको कौन सी परिभाषा में मिलेगा? हॉगवैन में मिलेगा, किसी और में नहीं मिलेगा। और ये दर्पण जब तक नहीं आएगा तो वो परिभाषा तैयार नहीं होगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। तो दर्पण हॉगवैन, हॉगवैन दर्पण, यानी हॉगवैन के अनुसार गणित सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है? दर्पण है। चलिए इसी कड़ी में अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। अगली परिभाषा किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार। मार्शल क्या कहता है? गणित अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। गणित अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। जिन्हें मूर्त तत्वों में अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें मूर्त तत्वों में दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, या व्यक्त किया जाता है, या बदला जाता है। गणित अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, जिसे या जिन्हें मूर्त तत्वों में बदला जाता है। अरे अब सबसे पहले मैं आपके लिए बात कर लेता हूँ कि अमूर्त और मूर्त दो शब्द हैं। जब इन दो शब्दों को हम नहीं समझेंगे तो कैसे याद करेंगे? तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए यही कहता हूँ कि अमूर्त और मूर्त को हम कैसे समझें। अमूर्त का मतलब क्या है? मैं क्या सोच रहा हूँ आपको कुछ पता है क्या? नहीं पता। मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है वो क्या है? एक तरीके से मूर्त है। जब मेरे दिमाग में से बाहर निकल के आ गया, आउटपुट आ गया, प्रत्यक्ष रूप में कोई चीज़ निकल के आ गई, वही क्या है? मूर्त है। दूसरी भाषा में हम समझते हैं, मैंने आपसे कहा एक और एक कितना होता है, या किसी बच्चे से कहा, छोटे बच्चे से, कि बच्चे बताओ एक और एक क्या होता है? वो कहेगा कि दो होते हैं। एक और एक क्या होता है? दो होते हैं। किस प्रकार से समझें? मैंने कहा एक और एक क्या होता है, उसने दिमाग लगाया, अमूर्त था, दिमाग लगाया, दिमाग लगा करके उसने आंसर बताया कि दो आया। अमूर्त तत्व था, उसने मूर्त में बदल दिया और क्या आउटपुट दे दिया? दो। अब मैं उस बच्चे को ये दोनों डिब्बे दिखा करके कह दूँ कितने हैं, वो क्या करेगा? एक इधर है, एक इधर है। इन्हें वो देख रहा है, प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है। इनको जो प्रत्यक्ष रूप में देख रहा है, और प्रत्यक्ष रूप में देखते ही उसका क्या बता रहा है? फिर वो आंसर बता रहा है। तो किस में आ गया? यानी मूर्त में आ गया। ये एक और एक, ये एक है, ये एक है, ये दिमाग में उसके फीड हुआ। एक फीड हुआ इधर से, एक फीड हुआ इधर से, और ये दोनों क्या है? दो उसका आंसर होगा, और ये दो उसके सामने भी है, यानी क्या हो जाएगा? मूर्त रूप। मूर्त यानी प्रत्यक्ष रूप से, और अमूर्त यानी अप्रत्यक्ष रूप से। अब बात कर लेते हैं परिभाषा किस प्रकार से याद करनी है। परिभाषा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मार्शल के अनुसार गणित अमूर्त तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जिन्हें मूर्त रूप में व्यक्त किया जाता है या मूर्त रूप में बदला जाता है। याद कैसे रखना है? मार्शल आपने नाम सुना है, मार्शल नहीं सुना है तो मार्शल के साथ साथ आपने एक नाम तो सुना होगा, मार्बल। और मार्बल शब्द से हमें पता लगता है कि जो मार्बल है, मार्बल का हम तो बहुत ही यूज़ करते हैं। घरों में फर्श लगाते हैं, चिकनाई का काम करते नहीं करते हैं, फर्श को चिकना यानी बनाने के लिए मार्बल लगाई जाती है। मकराने का मार्बल लगाते हैं, संगमरमर लगाते हैं, मार्बल ही होता है। और मार्बल की मैं यदि बात करूं तो मार्बल से क्या है? मूर्तियां बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती? मूर्तियां अच्छी अच्छी महंगी मूर्तियां बनाई जाती हैं। किसके द्वारा? मार्बल के द्वारा। मार्बल की बनी हुई मूर्ति साधारण बनी हुई मूर्ति से क्या है? बहुत ज़्यादा महंगी होगी, उसकी काश्तकारी क्योंकि ज़्यादा होगी मार्बल वाले की, पत्थर महंगा होगा। तो यहाँ से जो मार्बल है, मार्बल से क्या बनी हुई हैं? हमारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मूर्त रूप में जोड़ देना है इसे, यानी मूर्त शब्द से जोड़ देना है हमें। तो मार्बल से क्या बनती हैं? मूर्तियाँ। तो जहाँ मूर्त और अमूर्त आ जाए क्या हो जाएगा? मार्शल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ज़रूर याद हुई होगी परिभाषा। जहाँ भी मूर्त अमूर्त आ जाए मार्शल हो जाएगा। मार्शल नहीं है वो हमारा क्या है? मार्बल है। प्रश्न का मार्शल होगा, हमारा क्या होगा? मार्बल होगा। इसी प्रकार से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम फिर से और परिभाषाएं याद करेंगे। दोस्तों आप भूल गए होंगे, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, कर लीजिए, बने रहिए। बहुत अच्छा मैटर आने वाला है। मैं हर एक टॉपिक की एक क्लास के बारे में बात करूंगा। आज मैं परिभाषाएं लेके आया हूं, अगली वीडियो में केवल गणित की प्रकृति लेके आऊँगा। उसके बाद में गणित के उद्देश्य
और आपके गणित की महत्ता, सामुदायिक गणित, शैक्षणिक उद्देश्य, ब्लूम का वर्गीकरण, आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण, सारा टॉपिक टू टॉपिक में पूरा सिलेबस लेके आने वाला हूँ आपके साथ। गारंटी मेरी है, वीडियो देखते देखते आपको याद ना हो जाए तो मेरा नाम हरेंद्र चौधरी नहीं है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में। चलते हैं अगली पर। अगला है नेपोलियन। तो नेपोलियन ने क्या कहा है? अरे भाई नेपोलियन ने वही कहा है जैसा इसका नाम है। बात कर लेते हैं क्या कहा है पहले, फिर बात करेंगे कि कैसे याद रखना है, ध्यान ना भूलना। नेपोलियन ने कहा है कि जो गणित की उन्नति है, गणित की उन्नति, गणित की उन्नति ही देश की संपन्नता का प्रतीक है। गणित की उन्नति ही देश की संपन्नता का प्रतीक है। कैसे? अरे भाई ये बताओ, जिस देश में अच्छे अच्छे गणितज्ञ होंगे उस देश में वैज्ञानिक अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जिस देश में महान गणितज्ञ पैदा हो गए तो वहाँ तो विज्ञान अपने आप ऊपर जाएगा। यानी जो गणितज्ञ आ गए निकल के तो वैज्ञानिक अच्छे अच्छे साइंटिस्ट निकल के आएंगे। अभी हम बात कर लें, चंद्रयान 2 हमारा गया था मंगल ग्रह के यानी साउथ पोल पे गया था। किसकी सहायता से गया था? क्या हुआ? गणित का उपयोग नहीं हुआ, फिजिक्स का उपयोग नहीं हुआ। जो फिजिक्स आई उसमें गणित का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सभी विज्ञानों का आधार क्या है? सभी विज्ञानों में कौन है? गणित श्रेष्ठ होता है। क्यों श्रेष्ठ होता है? चाहे आप खगोल विज्ञान लो, जीव विज्ञान लो, चाहे रसायन विज्ञान लो, चाहे भौतिकी विज्ञान लो, सभी विज्ञानों में गणित का महत्वपूर्ण उपयोग होता है। गणित ही सभी विज्ञानों की रानी है। सभी विज्ञानों की क्या है? रानी है। सभी विषयों की रानी कौन है? गणित है। सभी कलाओं का राजा कौन है? गणित है, कोई और नहीं है। तो आप यदि कहें कि सर जीव विज्ञान में कैसे उपयोग होता है, तो जीव विज्ञान में क्यों उपयोग नहीं होता भाई? कह दिया, किताबों में पढ़ लिया कि शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे लंबी हड्डी होती है, वो फीमर होती है। अरे कैसे पता कर लिया? क्या उसका माप नहीं लिया? माप लिया तभी तो पता लग गया कि सबसे लंबी है। कान की सबसे छोटी है, तभी तो पता लगा। किसी का पैर क्रैक हो गया, इसे प्लेट लगानी है, प्लेट लगानी है, क्रैक देखा कि कितनी लंबाई में इसका क्रैक हुआ है, कहाँ से कहाँ तक लंबाई, 5 इंच, 6 इंच, 2 इंच, 8 इंच, और 6 इंच की प्लेट लगाई जाएगी। प्लेट इसमें लगाई जाएगी। क्या गणित का उपयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। गणित का जो भी आकार है, मस्तिष्क का वजन कितना है, हार्ट का वजन कितना है, कितना वेट है, यानी और किस स्पीड से धड़क रहा है? जी या धक 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 करने लगा, बोला जाता है ना, 72 बार धड़कता है। अरे वो धक धक भी नहीं करता है, ये चीज़ का आप ध्यान रख लेना। वो धक धक नहीं करता है, वो दुक दुक करता है, दुब दुब, इस तरीके की आवाज़ होती है। तो गाना है, बना दिया गया है जी या मेरा धड़क धड़कने लगा है, धक धक करने लगा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो उसकी डुब डुब वाली आवाज़ होती है एक तरीके से। तो हम बात कर लेते हैं, चलिए आइए अपने टॉपिक पर आते हैं कि नेपोलियन। तो यहाँ से नेपोलियन नाम से पता लगता है नेपाल क्या है? एक देश है। क्या है? देश। और जब देश है तो देश यहाँ शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहाँ देश शब्द आ जाए तो नेपाल, नेपाल देश है, नेपोलियन देश, या नेपोलियन की परिभाषा में क्या आएगा? देश शब्द जरूर आएगा। और देश यानी गणित की उन्नति ही क्या है? देश की संपन्नता का प्रतीक है। अगली परिभाषा की ओर चलते हैं। शिक्षण विधियाँ जितनी भी हैं, जो भी हैं, बड़ी आसानी से करने वाले हैं। रीट L1, रीट L2, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा, उनके भी सिलेबस में है, अच्छी बात है। पर हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, कॉमन शिक्षण विधियों पर ज़्यादा जोर दिया करते हैं कि ये जब कर लेंगे ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपसे यदि ये कहता हूँ, यदि आप प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज इनको पढ़ें, क्या आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे? यदि आप कॉमन शिक्षण विधियाँ कर लोगे, सभी की शिक्षण विधियाँ इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद में जो सब्जेक्ट का पर्सनल मैटर है वो तो उसमें कोई पढ़ाएगा ही नहीं। तो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही शिक्षण विधियाँ पढ़ें, जिससे एक एक चीज़ उसका कंसेप्ट यानी संप्रत्यय, प्रत्यय निकल के आ जाए। मैं बात करूंगा प्रत्यय के ऊपर, आगे बात करूंगा, मैं अगली वीडियोज में बात करूंगा प्रत्यय के ऊपर, अच्छी तरीके से बताऊंगा प्रत्यय क्या होता है। ये बार बार निकल के आता है शिक्षण विधियों में, प्रत्यय संप्रत्यय, प्रत्यय संप्रत्यय। पहले हम परिभाषाओं को देख लेते हैं अपनी। अगली परिभाषा बेंजामिन पेरिक।
तो बेंजामिन पेरिक क्या कहते हैं? बेंजामिन पेरिक के अनुसार क्या कहा गया है कि गणित ऐसा विषय है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित ऐसा विषय है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। एक शब्द आपको याद रखना है बस, निष्कर्ष। क्या याद रखना है? निष्कर्ष। अब याद कैसे रखें कि आपने तो बोल दिया निष्कर्ष याद रखना है, अरे याद भी तो रखेंगे, कैसे रखेंगे ये हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ, ये नाम लिखा हुआ है बेंजामिन, और बेंजामिन नाम को मैं एक नाम से जोड़ रहा हूँ, वंजारिन। एक मूवी आपने देखी होगी अभी हाल ही, दिवंगत जो कलाकार थे, मशहूर कलाकार ऋषि कपूर, जिस मूवी में उन्होंने बंजारे का रोल अदा किया था पहले जन्म में, दूसरे जन्म में एक ठाकुर के घर जन्म लिया था, और जो लड़की थी जो हमारी श्रीदेवी थी उसमें उसने बंजारिन का रोल अदा किया था। दूसरे जन्म में बंजारिन बनी थी श्रीदेवी। जब बंजारिन यानी उस श्रीदेवी को पूर्व जन्म की याद आती है, जैसे भी है उसका लगाव होता है ऋषि कपूर के साथ में, उससे ऐसे प्रेम हो जाता है, तो श्रीदेवी जो होती है ऋषि कपूर के विरह में गाना गाती है, कब आएगा मेरी बंजारे, गाती नहीं गाती, आपको ध्यान आएगा जरूर। जब उनका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है, जो श्रीदेवी का पिता होता है, बंजारों के कबीले का जो सरदार होता है, उसको पता लगता है, उससे शिकायत की जाती है, तो वह अपनी लड़की को यानी बंजारिन को अपने कबीले से निष्कासित कर देता है। क्या कर देता है? निष्कासित। अपने कबीले से निष्कासित कर देता है। किसको? बंजारिन को। तो बंजारिन को निष्कासित कर दिया, बेंजामिन निष्कर्ष, दो शब्द हो गए, बेंजामिन बंजारिन, निष्कर्ष यानी निष्कासित। तो याद होगा कि नहीं होगा? यानी बंजारिन को क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, यानी बेंजामिन पेरिक क्या बन जाएगा? निष्कर्ष। अगली परिभाषा पर फिर से हम चलते हैं, आइए लौटते हैं अपने महत्वपूर्ण परिभाषाओं के ऊपर। अगला है हब्स। एक बात आपके लिए बताएं दोस्तों, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, परिचित हैं अंदाज में, जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं, मनोरंजन आपका कराते हैं, यूट्यूब पे इतना हम कुछ नहीं कर पाते हैं, अकेले लगे रहते हैं आपको पढ़ाने, कोई नहीं होता सामने, बस हमारे कैमरा चल रहा है और कोई नहीं है। रात हो रही है, आधी रात हो रही है, पर मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। लगता है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे, उसी प्रकार से पढ़ रहे होंगे जिस प्रकार से आप क्लास में बैठे हुए हमारी पढ़ाई का आप आनंद लेते हैं। तो अब हमें हब्स की परिभाषा को कैसे याद करें? बड़ा मिस कर रहे थे हम हब्स को भी, जैसे आपको भी हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, काफ़ी दिन हो गए लॉकडाउन के चलते चलते। तो हब्स के अनुसार गणित के लिए क्या कहा गया है? हब्स ने कहा है कि गणित क्या है? एक तरीके से पत्थर के समान है। किसके समान है? पत्थर, यानी कठोर है। गणित पत्थर के समान है, और पत्थर जिस प्रकार से औजारों को तेज बनाता है, पत्थर जिस प्रकार से औजारों को तेज बनाता है, उसी प्रकार से गणित हमारे मस्तिष्क को तेज बना देता है। परिभाषा में बोल रहा हूँ, आप लिख लें, नोट कर लें। हब्स के अनुसार गणित पत्थर के समान है, जिस प्रकार पत्थर औजारों को घिसकर तेज बनाता है, उसी प्रकार गणित हमारे मस्तिष्क को तेज बना देता है। कि याद कराने की गारंटी कौन देगा? उसकी गारंटी हम देंगे। कैसे देंगे? अभी कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए। लॉकडाउन लगा, स्टार्टिंग में ही लगा था, उस टाइम पे हमारे खेतों में भी काम चल रहा था, आपके में भी चल रहा होगा, क्योंकि सभी के खेतों में समान वक्त पे थोड़ा 10-5 दिन का फ़र्क होता है, काम चलता है।
तो लॉकडाउन लगते ही आपके घर वालों ने आपके लिए एक औजार दिया होगा जिसे हम दरांती बोलते हैं, दरांती हाशिया। तो उस दरांत को ले जाने से पहले क्या किया गया होगा? घिसा होगा। अब मैं यहाँ से ये 2 अक्षर लेते हुए शब्द ले रहा हूँ हंस, यानी वो सरसों का खेत काटने जा रही है और जाने से पहले अपने औजार को घिस रही है और हंस रही है। हंसते हंसते अपने औजार को घिस रही है पत्थर पर। औजार कौन सा है? दरांत है, कुछ और नहीं। क्या है? दरांत है। घिस रही है, हंस रही है, घिस रही है, हंस रही है। किसको घिस रही है? औजार को घिस रही है। और हंस रही है, हंस रही है मतलब हफ्स। क्या निकल के आ रहा है? हफ्स निकल के आ रहा है। तो आप याद करोगे नहीं करोगे? चलिए अगली परिभाषा। अब अगली परिभाषा यंग ने कहा है। परिभाषा आप सुने और लिखें। यंग ने कहा है कि यदि विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए, विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। गणित के यानी विज्ञान के आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अब याद कैसे रखोगे आप? तो याद तो हम ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि नाम क्या है? यंग है। और यंग का मतलब क्या बोलते हैं? जवान। और हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं 45 साल के हो गए, ऊपर ही हो गए, 46-47 साल के हो गए होंगे अब तो फ़िलहाल। अभी तो मैं जवान हूँ, युवा। ये युवा नेता कहलाते हैं। हमारे 40 साल के हैं पर कैसे कहलाते हैं? युवा नेता कहलाते हैं। हमारे पिताजी 50 साल के हो गए, वो बुढ़ापे में शामिल हो गए, पर ये क्या है? अभी युवा नेता कहलाते हैं। ठीक है, तो युवा नेता हैं ये। कौन? हमारे राहुल गांधी जी। अब यदि ये विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष यदि नहीं होगा, विपक्ष यदि नहीं बैठेगा तो सामने वाली जो सरकार है, जो पक्ष सरकार में बैठा हुआ है, वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। जब हमारे राहुल गांधी जी जो जवान हैं, यंग हैं, वो यदि कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनको हम वहाँ से हटा लेंगे तो हमारे तो भारत देश की, हमारे देश की व्यवस्था ही खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, भौतिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। भौतिक व्यवस्था का मतलब है सारी चीज़ें, यातायात, वाहन, जो कुछ कार्मिक वगैरह काम हैं, जो भी इंजीनियरिंग के काम हैं, ये सारी चीज़ क्या है? भौतिक व्यवस्था है। ये सभी नष्ट हो जाएंगी। तो भाइयों, हमारे गांधी जी जवान हैं, उनको आप वहाँ से विपक्ष में से ना हटाएं। आप यदि उनको विपक्ष में से हटा देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, इसलिए अगली बार थोड़ा उनको सीट देना जो विपक्ष में रह जाएँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि विपक्ष ही खत्म हो जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ी सी। ठीक है, तो अगली परिभाषा के लिए चलते हैं। प्रोफेसर शुल्टजे ने क्या कहा है? प्रोफेसर शुल्टजे ने कहा है कि जो गणित है, गणित विषय क्या है? हमारी मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए काम में ली जाती है। यानी गणित जो है हमारी मानसिक शक्तियों को विकसित करता है। गणित के बारे में क्या कहा गया है? प्रोफेसर शुल्टजे ने क्या कहा है कि गणित हमारी मानसिक शक्तियों को क्या करता है? विकसित करता है। गणित हमारी मानसिक शक्तियों को क्या करता है? विकसित करता है। यह किसने कहा है? प्रोफेसर शुल्टजे ने कहा है, सल्टजे ने कहा है। शुल्टजे या सल्टजे, 2 शब्द आपके लिए मिल सकते हैं प्रश्न में हिंदी भाषा में। अब यदि हम बात करें याद कैसे करें, तो भाई ये तो नाम ही प्रोफेसर है, और जो प्रोफेसर होगा कहीं ना कहीं वो तो अपना सब्जेक्ट का तो बड़ा ज्ञानी होगा। जब ज्ञानी वो होगा तो अपना दिमाग तो लगाया ही लगेगा, यानी उसका दिमाग भी हैवी होगा, मस्तिष्क भी हैवी होगा, यानी मानसिक शक्ति क्या होंगी? उसकी चरम पर होंगी।
और जब मानसिक शक्ति उसकी अच्छी है तो जब वह अपने स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उसकी मानसिक शक्तियों का भी क्या करेगा, विकास करेगा, विकसित करेगा। वो नहीं चाहेगा कि अपना मेरा स्टूडेंट मेरे सब्जेक्ट में कमज़ोर रहे। तो मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायक है कौन सा सब्जेक्ट, गणित सब्जेक्ट। किसके द्वारा कहा गया, प्रोफेसर शुल्टजे के द्वारा कहा गया है। मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायक है कौन, गणित। या मानसिक शक्तियों को विकसित करती है कौन सी विषय, गणित विषय। मानसिक शक्तियों को विकसित करती है गणित विषय। किसी ने कहा है, प्रोफेसर शुल्टजे ने कहा है। अगली भाषा हम याद करते हैं, अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा है डटन। अब डटन ने क्या कहा गया है, डटन ने कहा है कि तर्कसम्मत, यानी तर्कों का यूज होना चाहिए, यथार्थ या सत्य बोलने की क्षमता, तर्कसम्मत यथार्थ या सत्य बोलने की क्षमता को ही क्या कहा गया है, गणित कहा गया है। अब याद कैसे रखेंगे, अब आप एक बात बताओ मुझे। मैं यहाँ सबसे पहले डटन जो लिखा हुआ है इसको मैं नाम दूंगा बटन। बटन तो देखो मेरे भी लगे हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने शर्ट के बटन वगैरह सारी चीज़ें फिटबोर होकर के जा रहा है, लोग क्या कहेंगे, आदमी बड़ा अच्छा है, सत्यवादी होगा, सभ्य लगता है, तार्किक होगा, यथार्थ होगा, यथार्थवादी होगा, सत्य बोलने वाला है, क्योंकि क्या लगे हुए हैं उसके बटन। अरे भैया, जिसके बटन खुले हुए हैं उसकी शर्ट जो उड़ रही है चलते चलते, उसके लिए कोई कहेगा कि ये अच्छा लड़का हो सकता है? हमारे समाज में तो यही कहा जाएगा, अरे बहुत गंदा लड़का है, वाहियात लड़का है, अच्छा नहीं है, इसका करैक्टर अच्छा नहीं है। जब करैक्टर ही अच्छा नहीं है तो जरूरी नहीं वो सत्य बोले, जरूरी नहीं वो तार्किक हो या तर्क सम्मत हो। यानी हालांकि तर्क से तो कोई फ़र्क नहीं होता है इन चीज़ों में, पर हम याद करने का माध्यम ये आपके लिए बता रहे हैं। तर्क सम्मत यानी यथार्थ, जरूरी नहीं वो यथार्थ है, सत्य है, यानी ये उसमें जो गुण हैं ये गुण उसमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे, जिसके बटन लगे हुए होंगे। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो आपके लिए मैं एक परिभाषा और बता देता हूँ, उसके बाद में हम आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे और उसके बाद में फिर अगला वीडियोज हम लेकर के आएंगे। आप बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन का आप बटन दबाओगे तो उससे क्या है, जो नोटिफिकेशन है अगला वीडियो आते ही आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऑल वाले पर ज़रूर दबाएँ, उससे क्या है सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आ जाएंगे आपके लिए। अगली परिभाषा है कांट की। कांट ने क्या कहा है, यानी विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित विषय का उपयोग हुआ है। वापस से सुने, कांट के अनुसार विज्ञान उस सीमा तक सत्य है जहाँ तक कि उसमें गणित का उपयोग हुआ है। यदि गणित का उपयोग हुआ है तो वो सत्य है, कौन, विज्ञान। यदि गणित का उपयोग नहीं हुआ है तो जरूरी नहीं है वो सत्य हो। तो अगली परिभाषा आपके लिए एक और बता देता हूँ, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने कहा है, गैलीलियो उसने कहा है कि गणित वह विषय है यानी जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण जगत को लिख दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, राम राम।